हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे जल्द ही एक सीरीज़ शुरू की जाएगी, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट, डीएसएसबी, यूपी टेट या अदर स्टेट के टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस वीडियो में सारे टीचिंग एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियोस छूट ना जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए 2016 में जो क्वेश्चन आए थे उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम 2016 सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 के अंतर्गत सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारे वीडियो का वो होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कैसे क्वेश्चन आए थे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अब यहाँ पे पहला सवाल ये है कि निम्न में से कौन अधिगम के आकलन को उजागर करता है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा है शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो है 2। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। जो अधिगम का मूल्यांकन होता है वो बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। मानक उत्तर से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया होगी। इसमें शिक्षक की चिंतन प्रक्रिया को भी महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ से प्रमुखता देना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आना। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, पहला, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अब देखिए इसका एनालिसिस कर दिया जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है वो बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके या स्वयं अर्जित करके ज्ञान प्राप्त करता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजो और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो पियाजो और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण को सही कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले कथन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजो के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है
और पियाजो के अनुसार भाषा का विचार पर ही भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पहला यानी 1, क्योंकि इसका विश्लेषण कर लिया जाए कि पियाजो का मानना है कि पहले विचार आता है। पियाजो का ये मानना था कि पहले क्या आता है, विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए जो आंसर होगा वो पहला होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ये है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए यानी स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए एक पोती अपने पिता से बहस करती है, तो उसको देखकर उसकी दादी कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? चलिए ये कथन किसको दर्शाता है, चलिए हम लोग देखते हैं कथन की तरफ। पहला जो पॉइंट है, लड़कों और लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवाद धारणा। दूसरा ऑप्शन है लिंग समरूपता। तीसरा है लड़की के लिंग की गलत पहचान। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवादी धारणा। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पिता और दादी दोनों में लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलती है। यानी पिता और दादी जो हैं उन दोनों के बीच लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा है। वे लिंग के आधार पर कार्यों के विभाजन के पक्ष में हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए, आकलन से विद्यार्थियों को ये सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बी पॉइंट है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी में लिखा है आकलन केवल समरण शक्तियों का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो हम लोग देखते हैं कि सही आंसर क्या है इसका। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है बी और डी और चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 यानी ए और सी। अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं हम लोग कि आकलन एक व्यापक दृष्टिकोण है। आकलन क्या होता है? एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। इसका प्रयोग निदानात्मक होता है, विद्यार्थियों की कीमतों को दूर करने में सहायक होता है। आकलन बोध और अनुप्रयोग स्तर पर होना चाहिए, न कि केवल समरण शक्तियों के स्तर पर होना चाहिए। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। अब यहाँ पे जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि समूह में वैयक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा है वंचित
पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। चौथा ऑप्शन है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है 1, यानी जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, समूह में वैयक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे कुछ विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, उनके सही वर्णन से क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है समीप दूराभिमुख दिशा, दूसरा जो है शिरः पदभिमुख दिशा, तीसरा जो है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता और चौथा है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। यहाँ पे वर्णन दिया है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। दूसरा वर्णन है सिर से पैर का क्रम। चौथा ऑप्शन है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर और पांचवा जो वर्णन है वो सरल से जटिल की ओर। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा, यानी समीप दूर ये होगा, इसका मिलान ये होगा और बी का जो मिलान होगा वो 2 होगा और सी का मिलान जो होगा वो 1 होगा और डी का मिलान कौन सा होगा, 3 होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञा और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है संज्ञा और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला लिखा है संज्ञा और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है लेकिन संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है 2, यानी संज्ञान और संवेग के बारे में जो सही कथन है वो क्या है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। क्वेश्चन क्या है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या गया है। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। और चौथा ऑप्शन है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। अब चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, यानी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। अब देखिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोगी होती है। यह अंतर्निर्भरता में क्या करती है, वृद्धि करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विभिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा जो स्टेटमेंट है अलग अलग अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और डी पॉइंट है मानक निर्देश देकर और निष्पादन के लिए सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है। नीचे दिए हुए कोड के आधार पर ही सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे बताना है कि ये चारों में से कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी सबसे पहले ए विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। फिर उसके बाद बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के रूप में प्रयोग करके। और फिर उसके बाद सी है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। अब आइए इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि कक्षा में विविधता को स्वीकार कर शिक्षिका को सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर बल देना चाहिए। ऐसे में अधिगम ही अनेक शैलियों को अपनाकर विविधता में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। एक समान मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। सवाल है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर के तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और उसे छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। यानी एक शिक्षिका है वो अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। दूसरा है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तीसरा ऑप्शन है सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित। आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों। यानी अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षिका छुओ और अनुभव करो माध्यम से शिक्षा कार्य कर रही है। यानी जो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होते हैं उनको सिखाने के लिए छुओ और अनुभव करो के माध्यम से शिक्षण का काम किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो, पहला ऑप्शन है प्रत्याश्रवण के द्वारा ज्ञान की प्रवणता पर बल देते हैं। दूसरा, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। और चौथा ऑप्शन है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं? उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। दूसरा जो कथन है, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। और चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है सी और डी, तीसरा है बी और सी, और चौथा है बी और डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी और सी। यानी विद्यार्थी में जब विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उनके लिए कौन कौन सा कथन सही होता है। तो सबसे पहले कि विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और दूसरा जो कारण है वो क्या है, सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। यानी एक विद्यालय में दो विद्यार्थी हैं जो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फिर भी उसके लिए उनके जो स्टेटमेंट है यानी उनका जो कमेंट है वो क्या है, दोनों मतलब उस टॉपिक का क्या लगा रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कौन सा कथन सही होगा। पहला है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। दूसरा, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और चौथा है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। यानी जब इसका संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण अलग अलग विधियों से प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करना है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, यानी किसके स्वभाव में है और क्या है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला निष्क्रिय सरल, दूसरा है सक्रिय सामाजिक, तीसरा है निष्क्रिय सामाजिक और चौथा है सक्रिय सरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यानी सक्रिय सामाजिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीसरा है, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है, एक संगठित तरीके से जानकारी प्राप्त करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यानी
विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अधिगम का अनुवीक्षण करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा है अगर कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। यानी अगर कोई शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को किस क्रियाकलाप में उसे लगाना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, पहला है प्रत्यास्मरण रटना और समझना, दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास, चौथा ऑप्शन है पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी शिक्षिका को क्या चाहिए होगा? शिक्षिका के लिए चाहिए होगा कि पूछना तर्क करना और निर्णय लेना, इस तरह के क्रियाकलापों में वो अपने विद्यार्थियों को लगा दे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। यानी कक्षा तक पहुंचने वाली जो बच्चों की भोली अवधारणा है उसको जानना। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, दूसरा है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, चौथा ऑप्शन है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक के लिए अपने, अब देखिए कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणा को जानना, ठीक है, क्या होगा? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। यानी बच्चों की जो भी भोली धारणा होती है उससे शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो किसको प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है? पहला है शिक्षार्थी का उत्तर प्रेरण, दूसरा है शिक्षार्थियों की परिपक्वता, सी ऑप्शन है शिक्षण युक्तियाँ, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है ए बी सी और डी, तीसरा है ए और सी, और चौथा है ए बी सी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यानी ये सभी जो तत्व हैं ए बी सी डी वो किसको प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, सार्थक अधिगम है। यानी सार्थक अधिगम क्या होता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य, तीसरा ऑप्शन है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, चौथा ऑप्शन है निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। यानी सार्थक अधिगम जो होता है वो क्या होता है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि विद्यार्थियों के
प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? क्वेश्चन समझ लें। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को यह सिखाना कि वे अपनी अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यानी शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है? बच्चों को ये सिखाना कि वे अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है? गलत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रियता से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। और चौथा ऑप्शन है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी विकास के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है चुनौतियाँ सीमाएं, तीसरा ऑप्शन है स्थिरता परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है खोज पोषण। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या पूछ रहे हैं? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का ही एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो कथन सत्य है वो क्या है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पूछा जा रहा है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। दूसरा कथन है
पियाजो का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तीसरा कथन है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। और चौथा है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी जीन पियाजो के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जो सही कथन है वो क्या है? पियाजो का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजो के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जीन पियाजो के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। दूसरा ऑप्शन है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एवं महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी जीन पियाजो के द्वारा जो प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है कि कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? मैचिंग करना है। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पे बुद्धि का प्रकार दिया हुआ पहली सूची में और दूसरी सूची में लिखा है अंतःव्यवस्था। हमको क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहले बुद्धि का प्रकार देख लेते हैं। ए में है संगीतात्मक, बी में है भाषिक, सी में है अंतर्वैयक्तिक और डी में है स्थानिक। और अंतःव्यवस्था पहला क्या है? चिकित्सक है, दूसरा कवि है, तीसरा खिलाड़ी है, चौथा है वायलिन वादक है और पांचवा है मूर्तिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 28 का 3 होगा। यानी ए का मिलान किससे होगा? यानी संगीतात्मक किससे मिलेगा? वायलिन वादक से मिलेगा। फिर उसके बाद जो है बी का मिलान जो होगा वो किससे होगा? भाषिक किससे होगा? कवि से मिलेगा। और सी किससे मिलेगा? फर्स्ट से, यानी अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत क्या आएगा? चिकित्सक आएगा। और डी जो स्थानिक होगा उसका मिलान किससे होगा? मूर्तिकार, यानी 5 से। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? पहला पॉइंट, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा ऑप्शन है वयस्कों और साथियों से अन्य यौन क्रिया करने का भाषा के विकास से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चे भाषा अर्जन करने की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी जब किसी भी व्यक्ति का जब भाषिक विकास होता है तो उसका जो चिंतन का स्वभाव होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा पैडागोजी का। चलिए पहला लास्ट क्वेश्चन है लॉरेंस क्यूरवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कथन क्या है?
अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोरवर्ग ने पियाजो के सिद्धांतों को दोहराया है। दूसरा है, कोरवर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कोरवर्ग ने अपनी अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 2016 में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। ये सारे क्वेश्चन किसके थे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से थे। अगले वीडियो में हम और भी 2016 में पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।